मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे खाद्य तेलों की, खाद्य तेलों के भविष्य की, और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि खरीफ सीजन के अंदर में सोयाबीन और साथ ही साथ मूंगफली क्या कहती है, और क्या रबी सीजन और त्योहारी सीजन जो आने वाला है उसमें सरसों के क्या आंकलन निकल करके आ रहे हैं। क्या यहां पर तेजी की कोई केमिस्ट्री बैठेगी, और साथ ही साथ जो इंडोनेशिया ने B50 लागू किया है उसका कितना असर भारतीय घरेलू खाद्य बाजार के अंदर में हम देखेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार तेल की जो धार है वो मुनाफे की धार लेकर के आएगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय पर दो खास मेहमान हमारे साथ में भावना शाह हैं और साथ ही हमारे साथ में राहुल चौहान जी हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी आपके पास आऊंगा। इस समय पर चूंकि अल नीनो का इंपैक्ट, हालांकि मॉनसून पूरी गति के साथ में देश के अंदर में आ गया और अब ये माना जा रहा है कि मॉनसून का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था वो अब कमोबेश खत्म है। अब वो खत्म है तो इसके क्या मायने समझे जाएं, और दूसरा बहुत जल्द आपके त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहे हैं। अब त्योहारी सीजन के दौरान पे हम हमेशा देखते हैं एडिबल ऑयल की जो डिमांड है वो जबरदस्त बढ़ती है, और उसमें खास तौर के ऊपर पे हम मस्टर्ड के ऊपर पे एक इम्पैक्ट आते हुए देखते हैं। हालांकि सभी खाद्य तेल बढ़ते हैं, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे सरसों हो या दूसरे खाद्य तेल हो, लेकिन अभी का सिनेरियो आपको क्या नजर आता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि अल नीनो जो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार डाउन होता आ रहा है, क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी सुपर अल नीनो बोल रहे थे हम, और देश के अधिकतर देशों में अब एक आप कह सकते हैं अच्छी बारिश हो रही है। और जून जब खत्म हुआ था उस टाइम करीब हम लोग 40% डेफिसिट थे, और अभी जो पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है उससे हम 20% डेफिसिट रह गए हैं। यानी जो हमारा जो रेंस है वो एक अच्छे अनुपात में हो रही है। और रेन डिले होने की वजह से, बारिश लेट होने की वजह से क्या हुआ कि सोयाबीन है, मूंगफली, इनकी जो बिजाई है वो लास्ट ईयर से प्रभावित हुई है और थोड़ी देरी से चल रही है। कई राज्य ऐसे हैं जैसे कर्नाटक है, और कर्नाटक की सीमा से सटा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सोइंग का जो टाइम है, बुआई का जो पीरियड है वो लगभग ओवर हो चुका है। अगर वो अब बुआई भी करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो सवाल है, त्योहारी सीजन में हम जानते हैं कि त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की खपत बढ़ती है, क्योंकि तरह तरह के इंडिया में त्यौहार आते हैं। हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्यौहार हर राज्य में होता है, तो उससे खपत तो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी जो बात है, जो अच्छी बात है कि कोविड के बाद में जो सरसों ने जो अपना एक बनाया है, एक मकाम बनाया है खाद्य तेलों में, वो भी एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा है, कि जिससे जो हेल्थ जो इश्यूज हैं वो कम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है त्योहारी सीजन में एक अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है खाद्य तेलों में। भावना जी, जो इंटरनेशनल जो सिनेरियोज निकल करके आए और जो वर्ल्ड वाइड अगर मैं प्रोडक्शन का इंक्रीमेंटल देख रहा हूँ, तकरीबन 3% के आसपास इंक्रीमेंटल है, और करीब 1-1.25% के आसपास आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है। right. तो क्या ये मान करके चला जाए कि पिछले साल के मुकाबले हम 1 से 1.5% जो है वो सरप्लस के अंदर ही है, या इसके अंदर आपको लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबली एडिबल ऑयल का अब यूसेज सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं रह गया, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए वो ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलने लगी है, तो ये डायनामिक्स चेंज कर देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुरेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण का क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रोडक्शन नंबर्स आर राइट, इट्स अबाउट 212.5% करीबन मिलियन मीट्रिक टन्स ग्लोबली, और कंजम्पशन हमारा करीबन 1% लेस देन दैट। बट
द क्वेश्चन इज अबाउट उसमें से कितना अवेलेबल है हमारे पास फॉर एक्सपोर्ट्स ग्लोबली, एक्सपोर्ट्स में कितना अवेलेबल है। और देखिए हमने अभी पहला क्वेश्चन ये आपने शुरू किया था अबाउट वेदर, राइट, तो ये ऑलवेज एक वाइल्ड कार्ड रहता है। राइट, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट अवर वेदर, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वेदर पैटर्न्स। अभी मलेशिया इंडोनेशिया का पीक हार्वेस्टिंग उनका भी अभी सीजन शुरू होगा जुलाई से सितंबर, तो वो भी हमें वॉच आउट करना है। आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम ओवर देयर, बट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी अभी आप देखिए इंडोनेशिया में मोर एंड मोर ऑयल इज बीइंग डाइवर्टेड टू बायोफ्यूल, सोयाबीन क्रश इज वेरी गुड पेस, बट अगेन उसमें भी फ्यूल पॉलिसीज अभी, तो ये सारा मिला के अल्टीमेटली जो इंक्रीमेंटल जो सरप्लस अवेलेबल बचता है दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी। और तो वो जो बफर आप कहते हो तो वो बफर बहुत थिन मार्जिन रहता है। अच्छा, जितना प्रोडक्शन है उसमें जितना कंजम्पशन है, अगेन नाउ डाइवर्जन टुवर्ड्स बायोफ्यूल, एंड उसके बाद जो सरप्लस इज बेयरली अ थिन मार्जिन। सो बी इट policy mandates, be it any kind of geopolitical new developments, be it policy, or even for that matter weather will immediately make the scenario a little wickety, you know. तो मेरा ये मानना है कि medium term I see little firmness, but लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स अभी आ गए गेम में। पहले ये होता था कि भाई हम देख रहे कि पाम इज कम्पीटिंग विद सोया, बट अभी आप देखो तो पाम इज कम्पीटिंग विद डीजल, सोया इज अगेन कम्पीटिंग विद पॉलिसी, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ वेरिएबल्स प्लेइंग, एंड जियोपॉलिटिकल तो अभी अब थिंग्स लुकिंग लिटिल बेटर, बट देन इट्स ऑलवेज लाइक यू नेवर नो। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के काफी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। वक्त हो गया यहाँ पर एक रिपोर्ट की तरफ जाने का जो अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की टीम ने तैयार की है खाद्य तेलों को लेकर के, एक नजर उस पर। हमारे देश में खाद्य तेलों की मांग घरेलू उत्पादन से कहीं अधिक है। अभी हम अपनी जरूरतों का सिर्फ 44% खाद्य तेल ही पैदा कर पा रहे हैं, बाकी 56% बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इस आंकड़े ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बना दिया है। वैश्विक स्तर पर कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 5वां हिस्सा अकेले भारत का है। ऐसा तब है जब भारत चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। एक वजह कम उत्पादकता भी है, और कम उत्पादकता की वजह ये देश की लगभग 76% तिलहन सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। सरकार ने तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शुरू किया, जिसके अंतर्गत पाम की खेती और दूसरी परंपरागत तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यहां पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, जानने की कोशिश है कि ये साल सरसों क्या नए रिकॉर्ड बना सकती है, क्या सोया के अंदर में जो तेजी देखने को मिली है वो नए रिकॉर्ड की तरफ जा सकती है, मूंगफली के अंदर में हाल फिलहाल के अंदर में कीमतों में जो उछाल देखने को मिला है क्या वो बदस्तूर जारी रहेगा साल 2026 के अंत तक, इस पर हमारी चर्चा जारी है। राहुल जी, जो ब्रेक से पहले हम डायनामिक्स की बात कर रहे थे, डाइवर्जन की बात कर रहे थे, अगर हम अभी की क्रशिंग की बात करते हैं तो क्रशिंग क्या कहती है, जून तक कितना मस्टर्ड जो है या सोया जो है वो कितना क्रश हो चुका है, अभी स्टॉक इन हैंड आप क्या देख रहे हो, क्योंकि सरसों की सोइंग तो अभी आपकी आगे आएगी, लेकिन उससे पहले स्टॉक इन हैंड
इस समय पर कितना है, क्योंकि इस बार के फिगर्स बड़े अच्छे थे प्रोडक्शन के, चाहे वो गवर्नमेंट के डाटा आए चाहे प्राइवेट एजेंसीज के डाटा आए। सरकार ने तो 140 लाख मीट्रिक टन के आसपास का आंकड़ा दिया है, एजेंसीज का हालांकि अलग अलग अपना व्यू ऑफ पॉइंट है, किसी ने 112 लाख मीट्रिक टन बताया तो किसी ने 119 लाख टन बताया। क्या एग्जैक्ट फिगर्स आपको लगता है कि हैं प्रोडक्शन की, और अभी तक की क्रशिंग कितनी है और स्टॉक इन हैंड कितना? देखिए, लास्ट जो रबी सीजन बीता है उसमें हमारा जो अनुमान है करीब 117 से 118 लाख टन जो सरसों का उत्पादन हुआ है। लास्ट सीजन में जो खरीफ के दौरान जो अच्छी बारिश हुई थी और ज़मीन में नमी की मात्रा बहुत अच्छी थी, तो ओवरऑल जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी आई थी, और उत्पादन जो है 118 लाख टन लेके चल रहे हैं। और मार्च से लेकर जून तक करीब जो है 55 लाख टन सरसों की क्रशिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और सरसों का तेल का जो इस्तेमाल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी इस्तेमाल बढ़ा है कोविड के बाद में, और नेफेड के पास भी करीब 50,000 मीट्रिक टन का स्टॉक अभी अवेलेबल है जो मार्केट में सेल आउट करेंगे। तो आने वाले सीजन में भी अगर इस समय भी अच्छी बारिश होती है, आगे चलकर नमी भी अच्छी रहती है, तो हर साल अगर आप देखेंगे सरसों का उत्पादन इंडिया में 5 से 10% हर साल बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगले साल अगर मौसम भी अच्छा रहा और भाव भी अच्छे मिले तो करीब में 120, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, 120-25 लाख टन का उत्पादन अनुमान लेके चल सकते हैं। और जो प्राइवेट में अगर आप स्टॉक देखें तो करीब अभी 40 से 45 लाख टन का स्टॉक जो है प्राइवेट में किसानों के पास मिलर्स में उपलब्ध है, जिसकी अभी तक क्रशिंग नहीं हो पाई है। 40 से 45 लाख मीट्रिक टन। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मोर देन 50% क्रश हो चुका है जी। तो ये जो अभी यहाँ से लेकर के और नेक्स्ट सीजन तक की अगर हम बात करता हूँ फरवरी मार्च तक की, तो आपके पास में टेंटेटिवली करीब 3 और 6 9 महीने का समय है। तो क्या ये 9 महीने ये 50 लाख मीट्रिक टन सफिशिएंट रहेगा? देखिए, इसमें पुराना स्टॉक जो है वो इंक्लूडेड नहीं है अभी, तो मैंने प्रोडक्शन का आपको बताया है। तो पुराना जो स्टॉक था उसमें कम से कम हमारे पास 15 लाख टन का बचा हुआ था। 15 में अगर आप 118 में लाते हैं तो अभी तो जिस हिसाब से क्रशिंग है, रिफाइंड में इस्तेमाल बढ़ा है सरसों का, तो आगे वाले दिनों में क्रशिंग के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सरसों की कम बैठ सकती है, क्योंकि हर साल जो है सरसों की जो खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और किसान भी एरिया भी बढ़ रहा है हमारा। तो जैसे ही नई क्रॉप आती है उससे पहले हमेशा देखा गया है कि क्रशिंग के लिए सरसों की जो अवेलेबिलिटी है वो कम रह जाती है, और खाद्य तेलों का जो है वो इंपोर्ट इंडिया में बढ़ता है। हालांकि सरसों का इंपोर्ट हम नहीं करते, लेकिन वो कन्वर्जन दूसरे तेलों में भी चला जाता है। इस समय पर भावना जी, इंटरनेशनल अगर सिनेरियोस को देखें, वो डायनामिक्स क्या कहते हैं? कैनोला का प्रोडक्शन, इसके साथ साथ में पाम का प्रोडक्शन, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर में जिस तरीके से गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल के अंदर में करना है भारत को, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार लगातार इसके ऊपर पे काम कर रही है और एक्रेज एरिया जो है इसका वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, अगर उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो क्या आपको लगता है कि 2030 से पहले भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा? जो आज हमारा मोर देन 50% जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल है, हम बाहर से आयात करते हैं, इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 चीजों के ऊपर थ्रस्ट दिया। पहला दिया कि हमें 3F पर काम करना है, हमें फॉरेक्स बचाना है, हमें फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करना है, और इसके साथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर पे हमें अपना कंट्रोल लेकर के आना है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन हमारा फॉरेक्स का जो है वो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे चला जाता है। करेक्ट। देखिए, ये एक भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, हाउ टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स, आत्मनिर्भरता। अभी गवर्नमेंट ने 2 बड़े प्लान्स भी अनाउंस किए थे, एक तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, दूसरा था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स फोकस्ड ऑन ऑयल पाम ओनली, सो NMEOP। सो गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश रही है, एंड राइटली सेड कि इतना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, इतना फॉरेक्स ड्रेन हो रहा है इन एडिबल ऑयल सेक्टर, तो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की कोशिश तो रही है
बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ एफर्ट. देखिए 2030 इज टू अर्ली टू से. हमने ऑयल पाम कल्टिवेशन जो शुरू किया है करंटली हम कहीं पे 400,000 टन्स पे पहुंचे हैं. सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. फिर दूसरा अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, मस्टर्ड में काफ़ी हमें प्रॉमिस दिख रहा है. ओके. बट ये दो चीज़ों से नहीं होगा. सी आत्मनिर्भरता इज अ बिग ड्रीम, विजन एंड विश ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो. पर नाउ एक बात देखनी है कि कैन वी या क्या इज इट पॉसिबल कि हम 100% आत्मनिर्भरता अचीव कर पाए. देखो एवरी कंट्री हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज. तो मेरा फोकस मोर देन एकरेज आई वुड रादर फोकस ऑन यील्ड, प्रोडक्टिविटी. देखिए हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, राइट, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन नहीं. सो आई थिंक हमारा फोकस ज़्यादातर रहना चाहिए ऑन प्रोडक्टिविटी. नंबर 1 पॉसिबल है, अचीवेबल है टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी. वो एक बात है. दूसरा कि करंटली वी आर अबाउट 60 to 58% डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स. वो डेफिनेटली हमें कट डाउन करना चाहिए. वन मोर थिंग वी कैन और वी आर वर्किंग ऑन एक्चुअली डाइवर्सिफाई आवर इम्पोर्ट ओरिजिन्स. ज़रूरी नहीं कि हम एक या दो कंट्री पे ही डिपेंड हो. वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर रिस्क ऑल्सो बाय दैट मैटर. अभी हम रिसेंटली चाइना में गए थे, हमारी मीटिंग्स हुई थी IVPA की, और हमने एक MOU भी साइन किया है CFNA के साथ. सो आजकल आप देख रहे हो कि सोयाबीन चाइना से भी काफ़ी इंडिया में आने लग गया है. अब आप देखिए कि चाइना से खुद इंपोर्ट करता है या बट क्रशिंग करता है. उनकी एक अलग प्रॉब्लम है. उनको चाहिए एनिमल फीड के लिए. वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल पोल्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा उनका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है. सो वो लोग उसके लिए इंपोर्ट करते हैं. बट जो हमारे डिस्कशन रहे हैं कि अभी हम मलेशिया, इंडोनेशिया से जो इंपोर्ट करते हैं तो हमारा वॉयज टाइम, शिपिंग टाइम इज़ वेरी लेस. That reduces the cost, that reduces the volatility. अगर यही हम साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करें तो वो भी हमें काफ़ी टाइम लगता है. तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने से थोड़ा बहुत वो राहत मिल सकती है. एंड इन टर्न हम चाइना से ये डिस्कशन करके आए हैं कि इंडिया से हमारे डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट होते हैं. सो हमें उस पर ज़्यादा फोकस और हमें उसमें थोड़ा लीवे मिले. नंबर 2 कि हमारे पास अगर एक्सेस मील है, अभी हम रेपसीड का भी अच्छा क्रॉप हम बात कर रहे हैं कि पॉसिबल है. हमारी खुद की भी मील इंडस्ट्री अच्छी है. सो इन पीक पीरियड जब हमारे पास एक्सेस है हम एक्सपोर्ट करें, जब नहीं है देन दैट्स द टाइम वी कैन तो ये डायनामिक्स एक चीज़ में हम अभी पहले के वो स्टेबल पीरियड गए. वी लुक एट डिफरेंट ट्रेड फ्लोज, डिफरेंट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. तो ये सारा मिला के आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इंडिया में हम आत्मनिर्भरता इमीडिएटली तो नहीं होने वाला है. 2030 इज टू क्लोज बाय. थोड़ा हम % कम कर सकते हैं, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म विजन एंड वी कैन अचीव, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली. बट क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट कॉस्ट. तो कहीं पे हम ये बैलेंस भी करके चले कि भाई हम 10-20% या 25-30% तक इम्पोर्ट पे डिपेंड रह सकते हैं एंड रिमेनिंग विल स्टार्ट कल्टिवेटिंग इन आवर कंट्री. तो वो भी एक तरह से रिस्क मिटिगेशन का प्रपोजल हो सकता है. जी राहुल जी, जैसे अभी भावना जी ने कहा कि अभी चाइना से अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, US की तरफ भी अपॉर्चुनिटी जा रही है. तो जो ट्रेड डील की बात हो रही है उसके अंदर में लग रहा है कि वहाँ से एक आपके पास में DDGS तो है ही है, सोया रिफाइंड ऑयल भी जो कि हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तो US से भी इंपोर्ट हो सकता है. इसका कितना आप इम्पैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल सोया के जो प्राइसेस काफ़ी समय से काफ़ी नीचे थे, एक नई तेज़ी, हमने एक नई रैली अभी पिछले 4-5 महीने के अंदर में देखी है. उसको आप किस नज़र से देखते हो? क्या ये कंटिन्यूएशन के अंदर में रहेगी और अमेरिका के साथ जो डील होने जा रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए अमेरिका के साथ जो डील होगी, जाहिर सी बात है कि
इसके अंदर एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो भी आएंगे। DDGS की भी बीच में बात हुई थी कि एक सर्टेन कोटा के तहत जो है DDGS का भी इंडिया में इंपोर्ट होगा। और अगर सोया ऑयल में जो अभी हमारी जो 35.75% शुल्क लगता है इस पर आपके क्रूड में, अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो डेफिनेटली US से जो है इंडिया में इंपोर्ट बढ़ेगा। और ऑलरेडी हम इतनी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। आप एक आंकड़ों को बताना चाहूँगा कि नवंबर से अप्रैल तक, मई तक हमने 82 लाख टन खाद्य तेल को इंपोर्ट किया है। लास्ट ईयर से 10 लाख टन अधिक है, जिसमें से 45% हिस्सेदारी आपकी पाम तेल की है और जो बची है वो दोनों सोया तेल की और सनफ्लावर ऑयल की है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी जो है लगातार हर साल बढ़ रही है। हर साल हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ रहा है। पोर्ट पर 1 जून को जो करीब 22 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध था, जो अब तक का मतलब पिछले 1 साल के जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेवल का स्टॉक है हमारे पोर्ट्स पर। तो कुल मिलाकर अगर US के साथ में हमारी डील होती है तो डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन देखना हमें ये होगा कि इससे इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को अल्टीमेटली किसानों से माल उठाना है। अगर ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में हमने इंपोर्ट किया और लोकल प्राइसेस पर इसका असर पड़ा तो इसका सीधे तौर पर जो है किसानों पर असर पड़ेगा और गवर्नमेंट को मजबूरी में MSP पर जो है क्रॉप खरीदनी पड़ेगी। उसका भी फाइनेंशियली इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आ सकता है। ओके, तो वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। चर्चा जारी है। ये जानने की कोशिश है कि क्या इस बार सरसों 10,000 का भी आंकड़ा छू सकता है क्या। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। सरकार आपके साथ में आज हम बात करेंगे कैसे हमारे किसानों की आय डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ सकती है। किसान भाई अपना उपज कोशिश करें कि इन्हीं डिजिटल माध्यम से ही बिक्री करें। डिजिटल मार्केटिंग के केस में होता क्या है कि जो बोली लगाते हैं वो उसी मंडी में ही नहीं होते हैं बल्कि दूसरी मंडियों में या प्रदेश से बाहर भी होते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई-नाम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित कर रही हैं। किसान भाइयों को कुछ इसमें भुगतान नहीं करना पड़ता है और उसके गुणवत्ता के आधार पर जो गुणवत्ता का उनका उपज होता है उनको मूल्य प्राप्त होता है। सरकार आपके साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। भावना जी, चूंकि व्यूअर्स ये जानना चाहता है कि इस बार, और खास तौर पे किसान ये जानना चाहता है कि इस बार खाद्य तेलों का बाजार रहेगा कैसा, प्राइस फोरकास्टिंग क्या कहती है। क्या आपको लगता है कि सरसों नया रिकॉर्ड बना सकती है? क्योंकि एक रैली हमने हाल फिलहाल के अंदर में सरसों के प्राइसेस के अंदर आते हुए देखी, 8,000 रुपए के आसपास भाव गए। और क्या यहां से 8,000 से 10,000 का सफर नजदीक नजर आता है? और सोयाबीन, इन दोनों के अंदर में आपको प्राइसिंग क्या नजर में आती है? देखिए, एज एन IVPA एसोसिएशन हम प्राइसेस तो नहीं करते हैं, बट एक टेंटेटिव डायरेक्शन डेफिनेटली। देखिए, इस बार आप देखें तो प्राइसेस ऑफ मच अबव MSP। तो एक तो ये हमें थोड़ा प्रॉमिसिंग ये लग रहा है कि दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि फार्मर्स अगर चाहे तो ये बेस्ट टाइम है कि दे कैन मूव टुवर्ड्स ऑयल सीड कल्टिवेशन। तो ये कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। नंबर 2, जिस तरह से माहौल है, द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी आई सी टाइटनेस। कोई मुझे नीचे दाम जाने के इतने लाइकलीहुड नहीं लग रहे हैं इमीडिएटली, बिकॉज कई फैक्टर्स है। अभी हम कहते हैं कि टिल लास्ट वीक एल नीनो की बात चल रही थी और सडनली आप देखिए बम्बई में देखो, दिल्ली में देखो, चारों तरफ इट लुक्स मोर लाइक ला नीना। बट स्टिल एल नीनो ला नीना ये बहुत जल्दी है कुछ भी बताने के लिए। हाउ द मॉनसून इज गोइंग टू रिसीड, बीच में कैसा पीरियड रहता है, और मेन इम्पॉर्टेंट कि भाई कैचमेंट एरिया में पानी जाता है कि नहीं। आर फार्मर्स एबल टू क्विकली ड्यूरिंग द पीरियड आर एबल टू, तो ये कई फैक्टर्स है। तो एक साथ बताना मुश्किल है कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल हो गया है। लॉट ऑफ वेरिएबल। सो आई थिंक वी स्टिल वेट एंड वॉच, बट
सुपर एल नीनो से तो अभी एल नीनो पे आ गए, सो दैट इज स्टिल लिटिल बिट होपफुल फॉर अस एंड देयरफॉर आई सी प्राइसेस आल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, राहुल जी आपको क्या लगता है? देखिए अभी सरसों के प्राइसेस 8,000 रुपये के आसपास हैं और 42% अगर आप जो ऑयल कंटेंट है वो करीब 8283 के आसपास चल रही है और आगे चल के जो क्रशिंग सरसों की बढ़नी ही है इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा मानना है कि भाव जो है 9,000 के लेवल को तो छू सकते हैं। आईबीपी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम तो कर सकते हैं एज एनालिस्ट। तो 9,000 तक का भाव मेरे को बहुत इजीली अचीवेबल लगता है और मैं तो चाहूँगा किसानों को 10,000 का भाव मिले। जी बिल्कुल, वो हम भी चाहेंगे कि किसानों के पास में बेहतर रिटर्न जाना चाहिए, उनको उनकी मेहनत का जरूर मिलना चाहिए और 10,000 रुपए के भाव अगर मिलते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है किसानों को। और वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का, तो शुरू करते हैं आज के सवाल और जवाब। हमने पिछले हफ्ते आपसे सवाल किया था साल 2025-26 चावल की पैदावार कितनी हुई। हमने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शन ए 1540 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 1240 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 1140 लाख मीट्रिक टन और ऑप्शन डी 1040 मीट्रिक टन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1540 लाख मीट्रिक टन और जिन दर्शकों ने सही जवाब दिए उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब बारी है आज के एपिसोड के सवाल की। तो आज का जो एपिसोड का सवाल है वो है भारत को घरेलू जरूरत का कितना खाद्य तेल विदेश से आयात करना पड़ता है। ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 56% और ऑप्शन डी 66%। इस सवाल का जवाब आपको हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच मेल करना है। हमारा मेल आईडी है अपना commodityexpert@gmail.com और तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप उठाइए और हमें इस सवाल का सही जवाब मेल कर दीजिए। आप दोनों खास मेहमान स्टूडियो में हैं और आपने तमाम जानकारियां साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है।